मी तस्मीन मैम और मैं आ गई हूँ दोबारा से कार्बोनेट्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट लेकर। इसका फर्स्ट पार्ट बेटा मैंने कल ही डिस्कस करा आप लोगों के साथ। अगर आपने वो वाला मेरा पार्ट नहीं देखा आप जाकर उसको देखिए, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे चैनल पर जाइए अपनी तस्मीन मैम कर और वहां पर आपको सारी मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी अभी तक आई हुई है, और मैं आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। ठीक है बेटा, तो हमारी सीरीज चल रही है हमारी जीत होगी वन शॉट सीरीज, जिसके अंदर मैं आपके साथ क्लास 10th का साइंस का बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरा बच्चा डरना नहीं है बिल्कुल भी जब तक मैम साथ है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बेटा कार्बोनेट्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट। कल तक हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस करा था नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा उन कार्बोनेट्स कंपाउंड में जो कंपाउंड्स है उनका डिस्कशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये किन किन से रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और आपको वो नहीं पसंद आता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं बेटा, उससे बच जाते हैं, है ना। या फिर आपको एक दोस्त आपको बहुत पसंद आता है तो आप जल्दी से जाकर उसको हक कर लेते हैं, करते हैं ना ये काम आप। तो ऐसे ही हाइड्रोकार्बन्स भी बेटा किन किन से कैसे कैसे मिलते हैं जुलते हैं, कैसे उनसे जेस्चर दिखाते हैं अपना। ठीक है, वही हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बेटा देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये मेरे बच्चा देखेंगे। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ पे 4 केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे ऑक्सीडेशन, कंबशन, एडिशन रिएक्शन, एंड द लास्ट विच इज नॉट लीस्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम लोग बेटा इन सब रिएक्शंस को देखने वाले हैं सीरीज वाइज। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा कंबशन रिएक्शन को। ठीक है, तो बेटा इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग शुरू कर रहे हैं कंबशन रिएक्शन को। आइए बेटा देखते हैं पहली रिएक्शन कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखते हैं बेटा ये कंबशन क्या होता है मेरे बच्चों। कंबशन रिएक्शन बेटा, कंबशन रिएक्शन होता है कि जब आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं इन और उसको बर्न कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो वो आपको देता है CO2, वाटर एंड हीट एंड लाइट। ठीक है, तो बेटा यही है सिर्फ आपकी कंबशन रिएक्शन। कंबशन इज इन अ सिंपल सेंस बर्निंग, किसी भी चीज की बर्निंग करना। ठीक है, तो आओ बेटा देखते हैं। ठीक है, तो कंबशन में मान लीजिए आपने लिया CH4 का मॉलिक्यूल। ठीक है, CH4 क्या होता है बच्चों, मीथेन। ठीक है, और अगर आपने इस मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया तो बेटा ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा बेटा CO2, साथ में आपको क्या मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, साथ में आपको हीट मिलेगी एंड लाइट मिलेगी। क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई चीज जलानी है बेटा तो हीट एंड लाइट तो निकलनी है। CO2 भी निकलता है बेटा, साथ में कुछ वाटर का मॉलिक्यूल भी आउट हो जाता है यहाँ से रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो बेटा दिस इज द सिंपल कंबशन रिएक्शन। अब आप बोलेंगे मैम ये तो बैलेंस नहीं है, तो बेटा बैलेंस कर लो ना, बैलेंस नहीं करना आता है बच्चों को। ठीक है, आप इसकी बैलेंसिंग खुद कर लेना, समझ में आई बेटा ये वाली बात। अगर नहीं आता तो मैं करना सिखाती हूँ। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है बेटा। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 2, तो यहाँ पे भी करेंगे 4, तो 2 2 जा 4, अब तो 4 हो गए, बट मैम यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है आपकी बैलेंस्ड। तो समझ में आया बेटा कंबशन रिएक्शन आपको। अब हम लोग ये देखते हैं बेटा कि 2 टाइप का कंबशन होता है। तो बोलेगा मैम कंबशन तो अभी इतना इजी था कि सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग कर दो और ये सब निकाल दो। बेटा थोड़ा सा तो टिपिकल करना पड़ेगा ना। तो अब देखते हैं कंबशन कैसे होता है। देखो कंबशन के टाइम बेटा 2 टाइप की फ्लेम्स निकलती हैं। ठीक है बेटा, 2 टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन। ड्यूरिंग कंबशन 2 टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड। बेटा कितने टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, 2 टाइप्स की फ्लेम प्रोड्यूस होती हैं। कौन कौन सी बेटा, एक होती है बेटा ब्लू फ्लेम और एक होती है बेटा आपकी येलो और स्मोक फ्लेम। बेटा देखो येलो और स्मोक फ्लेम मतलब ऐसा आप बर्निंग करो, बर्निंग करते टाइम अगर उसमें से धुआं निकल रहा है तो वो येलो और स्मोक फ्लेम के अंदर आती है। और ब्लू फ्लेम जो होती है उसमें से कोई भी धुआं नहीं निकलता बेटा, बिल्कुल वो प्योर फ्लेम होती है आपकी। ठीक है, जिसके अंदर कोई CO2 वगैरह ऐसे मतलब कि लाइक ऐसा स्मोक नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता। ठीक है, तो अपने सोचेगा मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्लू फ्लेम किससे निकलेगी और ये किससे निकलेगी। बेटा देखो सिंपल सी बात है, ब्लू फ्लेम हमेशा कंप्लीट कंबशन पर निकलती है। किस पर बेटा,
कंप्लीट कंबशन पर, ठीक है, मतलब कि अगर आपने पूरी तरीके से उसको कंप्लीट कंबशन कर दिया। और दूसरी बात, यहां पर आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना चाहिए, मतलब कि आपको पूरी तरीके से प्योर ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करानी है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करानी है? प्योर ऑक्सीजन पूरी तरीके से प्रोवाइड करानी है, जब भी जाकर आपका क्या होता है बेटा, कंप्लीट कंबशन होता है। समझ में आई ये बात मेरे बच्चों को? और येलो स्मोक फ्लेम निकलती है बेटा जब आपका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कंबशन। समझ में आई मेरे बच्चों को? ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरी तरीके से क्या नहीं देते हैं बेटा, ऑक्सीजन नहीं देते हैं, इसकी वजह से आपको स्मोक निकलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करती हूँ कि आप क्या चीज कब प्रोवाइड करोगे, जब आपको कंप्लीट कंबशन मिलता है या फिर इनकम्प्लीट कंबशन मिलता है, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो बच्चा, सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने क्या लिया बेटा, आपने दो तरीके के कंपाउंड्स पढ़ाए थे बेटा, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पढ़ाए थे ना, तो बोलोगे हाँ मैम पढ़ाए तो थे आपने कल। हाइड्रोकार्बन्स में मतलब दो तरीके के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं बेटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो बेटा जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड होता है या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ये देखते हैं बेटा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब आप इनका कंबशन करते हैं तो ये जनरली, क्या बोली मैं, जनरली आपको ब्लू फ्लेम देते हैं। मतलब क्या बोलोगे मैम, जनरली का मतलब तो ऐसा हो गया, मतलब कभी कभी ये कैसी फ्लेम भी देते हैं, स्मोक फ्लेम भी देती है, करेक्ट बेटा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा, जनरली गिव्स ब्लू फ्लेम ऑन कंबशन, ठीक है। तो कंबशन में बेटा ये कैसी फ्लेम देते हैं, आपको ब्लू कलर की फ्लेम देते हैं, ठीक है। और ये अनसैचुरेटेड जो होते हैं बेटा, ये आपको कैसी फ्लेम देते हैं, जनरली येलो और स्मोक फ्लेम देते हैं। तो मतलब जनरली का मतलब तो ये हो गया मैम कभी कभी ये भी ब्लू फ्लेम दे देते हैं, हाँ बेटा दे देते हैं, उसकी कंडीशंस भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा जनरली गिव्स ब्लू नहीं, येलो और स्मोक फ्लेम, समझ में आई बेटा ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। आगे मैम बढ़िया से समझ में आ गई है, ठीक है। तो बेटा ये लिखा आप लोगों ने, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या केसेस होंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास बेटा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए CH4 ही है, ठीक है। मैं चेंज नहीं करती हूँ, ठीक है। तो CH4 मान लीजिए कैसा होता है, CH4 कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा, आपकी कैटेगरी लिखेंगे हम यहाँ पे, कैटेगरी कौन सी होगी बेटा आपकी है, सैचुरेटेड होगी, हो गया मेरे बच्चों, क्योंकि ये कैसा एक काम करता है, इसको साइड में लिखते हैं, है ना। तो आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो बेटा हाइड्रोकार्बन्स में मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको, हाइड्रोकार्बन्स में आपको बताया दो टाइप की कैटेगरी आएगी, एक आएगी बेटा आपकी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और एक आएगी बेटा आपकी अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो बेटा सैचुरेटेड के अंदर मान लीजिए आप दे रहे हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड में हम एक चीज नोटिस करते हैं बेटा कि जब आप इसको दो कैटेगरीज आएंगी इसमें, अगर आपने प्योर ऑक्सीजन दिया, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी की भर के ऑक्सीजन दे दी, ठीक है। तो जब आप इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन देते हैं बेटा, सफिशिएंट ऑक्सीजन जब आप इसको प्रोवाइड कराते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे फ्लेम लिखेंगे, ये कैसी फ्लेम प्रोड्यूस करता है बेटा। मैंने आप लोगों से अभी एक बात डिस्कस करी है, जब भी आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट होगी कंबशन के अंदर तो आपको हमेशा ब्लू फ्लेम देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये कैसी फ्लेम देते हैं बेटा, ब्लू फ्लेम देते हैं। समझ में आई बात मेरे बच्चों को, आ गई मैम। और अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रो, मैंने बोला था ना जनरली, तो अगर आपने कभी कभी इनको कैसा दे दिया फ्लेम, अनसफिशिएंट दे दिया, इनसफिशिएंट दे दिया, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अगर आप इनको प्रोवाइड करा दिए तो बेटा कभी कभी आपको कैसी फ्लेम दे देते हैं, येलो और स्मोक फ्लेम दे देते हैं। समझ में आई ये बात बच्चा? हाँ मैम समझ में आ गई, आप समझा तो रही हैं, ठीक है, समझ में आई बेटा। फिर अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है बेटा, अगर देखो हमेशा हम लोग देखो इनकी ना ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है तो हम इतनी ऑक्सीजन को प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि अब तुम बोलोगे मैम एयर में ऑक्सीजन है, तो बेटा इतनी ऑक्सीजन एयर में नहीं है जो इनकी डिमांड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इन्हें बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो हम इतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमेशा अपना इनकम्प्लीट कंबशन दिखाते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं अगर आप इनको सफिशिएंट ऑक्सीजन दोगे, क्या दोगे बेटा आप इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन दोगे तो बेटा फ्लेम कैसे मिलेगी आपको, ब्लू मिल जाएगी। कैसी मिल जाएगी, ब्लू मिल जाएगी। बट हम जनरली इसको क्या देते हैं, इनसफिशिएंट देते हैं, क्योंकि हमारे पास बेटा इतना ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है इनको देने के लिए, तो हम इनको पूरी तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए ये हमें ज्यादातर
येलो और स्मोक फ्लेम देते हैं। कैसा फ्लेम देते हैं बेटा? येलो और स्मोक फ्लेम देते हैं, ठीक है। अगर आपको ब्लू फ्लेम मिलती है बेटा, ठीक है, तो आपका किस टाइप का कंबशन होगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि अगर ये आपको ब्लू फ्लेम देगा, तो मैं अगर यहाँ पे कंबशन की बात करूं बेटा, तो ये आपको कंप्लीट कंबशन देगा हमेशा, कंप्लीट कंबशन, सीसी से लिख रही है मैम, ठीक है। और बेटा अगर आपको येलो और कैसी फ्लेम मिल रही है, स्मोक फ्लेम मिल रही है, तो आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू फ्लेम में कैसा मिलेगा बेटा? कंप्लीट कंबशन, और इनकम्प्लीट में मिलेगा आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन मिलेगा अनसैचुरेटेड में, ठीक है। तो अब बोलोगे मैम अच्छा चलिए ठीक है, समझ में आ गई वाली बात आपकी, ठीक है। आपने कभी बेटा कैंडल देखी है? देखी है, सबके घर में होती है कि मैम क्या बात कर रही हो बेटा, कैंडल को जलाना, ठीक है। तो जनरली कैंडल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बट उसमें से येलो वाली फ्लेम को फोकस करना, ठीक है। तो येलो फ्लेम का फोकस मतलब क्या कर रहा है कि मतलब अगर वो येलो स्मोक दे रही है, तो मतलब वो कैसा कंबशन कर रही है अपना, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन कर रही है। और जब भी आप उसको किसी स्ट्रक्चर को रखते हैं, मान लो मेरे हाथ में कैंडल है और आप ऐसे रखोगे किसी बर्तन के नीचे, कोई चम्मच ले लेना, तो आप देखोगे वहां पे ब्लैक कलर की स्मोक इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऐसी स्मोक वाली फ्लेम देगी, इसलिए मैं उसको येलो और स्मोक फ्लेम लिख रही हूँ। तो जहां पे ब्लैक कलर आ जाएगा, तो बेटा आप समझ जाना वो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, क्योंकि उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो अब तो बोलोगे मैम चलो ठीक है, समझ में आ गया येलो वाला। तो अब ब्लू बताइए बेटा। ब्लू का सिंपल सा है, सबके घर में गैस स्टोव्स हैं जिन पे खाना बनता है, ठीक है बेटा। कभी कभी मम्मी की हेल्प भी करा दिया करो, ठीक है। आज करा देना कि अच्छा जाओगे तो तुम अपने मतलब के लिए, मैम ने बोला था ब्लू फ्लेम गैस स्टोव्स में मिलेगी, ठीक है, बट करा देना थोड़ी सी हेल्प, ठीक है। तो आप देखते हो बेटा उसके वो बिल्कुल ब्लू कलर की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है, ठीक है, जब आप उसको ऐसे खुले में जला देते हो। बट जैसे आप उसके ऊपर बर्तन रखते हो, नोट करना मेरी बात को, जैसे आप उसके ऊपर बर्तन रखते हो बेटा, तो आप देखो नीचे से बर्तन काला हो जाता है। काला क्यों हुआ काला, ठीक है, क्योंकि बेटा उस टाइम पर उसको कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से उसने कैसी स्मोक प्रोड्यूस करी बेटा? ब्लैक कलर की। मतलब उसका वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ। कौन सा हुआ? इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं बेटा कि मम्मी क्या करती हैं, जैसे गैस में जो होल्स होते हैं, वो जो होल्स होते हैं लगे हुए स्टोव्स के ऊपर, उसको क्लीन करती रहती है। क्लीन क्यों करती है बेटा? उससे अच्छी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से बर्तन नीचे से काला नहीं होता है जल्दी से। समझ में आई बेटा ये वाली बात? आई होप आपको पूरा कंबशन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे जो चार्ट डिस्कस करा है, इसको बहुत अच्छे से आप समझिए, इसको नोट करके देखिए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी इसमें डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको वहीं पर ही रिप्लाई करूंगी, ठीक है बेटा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। तो आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन विच इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। आओ देखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन को ऐड कराना, ठीक है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। आप तो बोलेंगे मैम अभी कंबशन में से यही काम कर रहे थे, ऑक्सीजन को ऐड करा रहे थे। बेटा सही बोल रहे हो, बट ऑक्सीडेशन में हम लोग हौले हौले कराएंगे। कौन सा सॉन्ग है वो? हौले हौले हो जाएगा प्यार सजना, हौले हौले हो जाएगा प्यार, ठीक है। तो हम देखते हैं आपको ऑक्सीजन ऐड कराना बेटा कंपाउंड में, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये कोई कंपाउंड है, आपने इसके अंदर क्या ऐड करा दिया बेटा? ऑक्सीजन आपने इसके साथ ऐड करा दिया, ठीक है। तब ये रिएक्शन कहलाएगी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गई वाली बात? अच्छा समझ में आ गई मैम, बिल्कुल आ गई, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ बेटा, मान लीजिए मैंने अल्कोहल ले लिया। अल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस अल्कोहल के अंदर बेटा मान लीजिए मैंने क्या ऐड करा दिया? ऑक्सीजन ऐड करा दी। तो जब भी आप लोग अल्कोहल में ऑक्सीजन का ऐड कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है आपको? एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। समझ में ये बात? देखो ऑक्सीजन अल्कोहल कैसा होता है, देखो अल्कोहल होता है जैसे मान लो ये छोड़ो, मान लो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ले लिया ये CH4, ठीक है, ले लिया बेटा हाइड्रोकार्बन ले लिया। यस मैम ले लिया हाइड्रोकार्बन। आप इसके अंदर क्या ऐड कराइए बेटा? आप इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कराइए। क्या ऐड कराइए बेटा? ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं बेटा इसमें जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन आके लग जाएगी, यहाँ पे आपका CH3OH हो जाएगा ये कंपाउंड। कैसे? देखो जैसे CH4 है बेटा, ध्यान से देखो कंपाउंड, देखा आपने इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कराया, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड कराया, तो ये ऑक्सीजन आकर यहाँ पर लग जाती है बेटा, और आप इसको किसमें कन्वर्ट कर देती है बेटा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। समझ में आया मेरे बच्चों को ये बात? यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं बेटा कि ये ऑक्सीजन तो मैम ऐड हो रही है, चलिए सही बात बताइए आपने, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कौन ऐड कराता है? मतलब कि खुद ही आके ऐड हो जाती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है बेटा आपका। ये ऑक्सीजन ऐड कराते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैम, चलो देखते हैं।
तो बेटा हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं क्या ऐड कराने के लिए, ऑक्सीजन ऐड कराने के लिए इनटू द कंपाउंड, ठीक है। कैपेबल ऑफ एडिंग द ऑक्सीजन टू दी कंपाउंड। बेटा किसमें, कंपाउंड में। आपके दो ही एजेंट्स आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, ठीक है। पहला है बेटा आपका K2Cr2O7, ठीक है। ये एसिडिफाइड होता है, मतलब एसिडिक होता है बेटा इसका जो मीडियम होता है, एसिडिफाइड K2Cr2O7। बेटा नाम क्या होता है इसका, नाम क्या होता है, पोटासियम डाइक्रोमेट। समझ में आया बच्चों को बात, ठीक है। और एक आपको गिवन है KMnO4, ठीक है। ये कैसा नेचर बेटा, ये एल्कलाइन है। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है बेटा, एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक इन नेचर। कैसा, बेसिक इन नेचर। KMnO4 का नाम क्या होता है बेटा, पोटासियम परमैंगनेट। समझ में आया बच्चों को, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड करा देंगे बेटा, ठीक है, और ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये इजीली ऑक्सीजन को ऐड करा देते हैं कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, मान लीजिए आपने इसको ऐड करा है, ठीक है, अल्कोहल के अंदर, तो ये डायरेक्टली अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आइए देखते हैं रिएक्शन को। जैसे मान लीजिए मैं एक अल्कोहल ले लेती हूँ, इथेनॉल ले लेती हूँ बेटा मैं, मान लीजिए मैंने ले लिया इथेनॉल और उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करा दी, तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो इथेनॉल क्या है बेटा, कमेंट करके बताइए मुझे इथेनॉल क्या होता है, ठीक है। CH3CH2OH, दिस इज योर इथेनॉल, ठीक है। कैसे पहचाना मैम इथेनॉल है, अच्छा मैम OH ग्रुप है, कल ही तो आपने सिखाया था नॉमेनक्लेचर में, OH ग्रुप होता है तो वो अल्कोहल होता है, करेक्ट बेटा। आप जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन डालेंगे और आप ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे K2Cr2O7, ये कैसा होना चाहिए बेटा आपका, ये एसिडिफाइड होना चाहिए, और KMnO4 ये कैसा होना चाहिए बेटा नेचर में, ये एल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है। समझ पाइए बात, हाँ मैम समझ पाइए। इसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करता है बेटा, किस में कन्वर्ट करेगा, इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करेगा, इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है बेटा। कैसे, CH3CH2, फिर बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। CH3, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से कि तुम्हें मुझे इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो वैसे तो मैं बता ही देने वाली हूँ तुम लोगों को, CH3COH, ठीक है। तो बेटा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉइक एसिड, ठीक है। आई होप आपको ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब देखो बेटा, आप बोलोगे यार मैम चलिए समझ में तो आ गई, चलिए आपने समझा भी दी, अच्छी बात है, ठीक है। मैम एक बात बताइए, याद कैसे होगी, ठीक है बेटा, याद तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म नहीं है आपके सिलेबस में, मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाती थी, जिस मैकेनिज्म को मैं आपको क्लास 11th और 12th के अंदर पढ़ाऊंगी। आपके लेवल पे सिर्फ इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप अच्छा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को, विच इज एडिशन रिएक्शन। क्या देखेंगे बेटा हम लोग, अब एडिशन रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है बेटा। आओ देखते हैं एडिशन रिएक्शन। तो बेटा हम लोग देखते हैं एडिशन का मतलब मैम कुछ चीज तो ऐड हो रही है, करेक्ट, कुछ चीज तो बेटा ऐड होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं बेटा कि जब भी आप किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर किसी भी कंपाउंड को ऐड करते हो तो वो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। मतलब मैम क्या क्या बोल दिया ये, आओ दिखाती हूँ, ठीक है बेटा। एडिशन ऑफ a substance into a unsaturated hydrocarbon gives a single product, ठीक है बेटा। हम ये देखते हैं कि जब भी आप किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई भी सब्सटेंस ऐड करते हो, ठीक है, तो वो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। सिंगल मतलब कि मैम मतलब एल्काइन को ये कन्वर्ट कर देता है एल्केन्स में, करेक्ट बेटा, सही पहचाने, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो आपके सिलेबस में एडिशन रिएक्शन गिवन है वो गिवन है आपको हाइड्रोजिनेशन। क्या गिवन है, हाइड्रोजिनेशन गिवन है, ठीक है बेटा। तो और देखते हैं हाइड्रोजिनेशन कौन सी है, ठीक है। तो बेटा आप नंबरिंग कर लेना, एडिशन रिएक्शन हमारी 3rd नंबर की रिएक्शन है, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, जो रिएक्शन आपको गिवन है हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि बेटा रिएक्शन के अंदर कंपाउंड के अंदर आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, एडिशन of hydrogen into the compound
कंपाउंड, वो भी कौन सा होना चाहिए बेटा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसकी प्रेजेंस में बेटा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। आप तो बोलोगे मैम कैटलिस्ट क्या होता है, बेटा रुको जरा सब बताइए मैम, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, मान लीजिए आपने एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया, मान लीजिए आपने ले लिया इथिन, ठीक है, और देखते हैं, ठीक है। तो एल्कीन लिया, एल्कीन में से मान लीजिए आपने इथिन लिया, इथिन कैसा होता है, कार्बन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है बेटा, और दोनों साइड पर हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है। आपने इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कराया बेटा, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन ऐड कराएंगे, बट आप कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराएंगे, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट आप कौन सा ले सकते हैं, निकेल ले सकते हैं, प्लैटिनम ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं। बेटा कैटलिस्ट क्या 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 करते हैं बेटा, देखो कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा, कैटलिस्ट आपकी स्पीड जो होगी ना रिएक्शन की, स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बेटा। तो मतलब कि एक तरीके से सोचो कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा, मैं आपकी प्रिपरेशन में सिर्फ आपकी हेल्प कर रही हूँ, ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं एज अ कैटलिस्ट आपकी एक स्टडी रिएक्शन के अंदर हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। बट कैटलिस्ट कभी भी खुद इन्वॉल्व नहीं होता है रिएक्शन के अंदर, वो सिर्फ क्या करता है बेटा, उस रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, आपके जो प्रिपरेशन की लेवल को है उसको बूस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो जिसकी हेल्प से मैं आपकी रिएक्शन में क्या हो गई हूँ, कैटलिस्ट हो गई हूँ, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, तो जैसे आप लोग H2 को ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है बेटा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये जो डबल बॉन्ड होता है ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से। क्यों होगा बेटा ये डबल बॉन्ड ब्रेक, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन आके लग जाते हैं साइड, ठीक है, ऐसे ऐसे लग जाते हैं, लग गया बेटा। तो अब तो तुम्हें पता ही है ना भैया, डबल बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है बेटा वो कितनी होती है, सिर्फ 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा इथीन से क्या बन जाएगा बेटा, हमारा इथेन बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आई हो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा। आओ देखते हैं आगे, अब देखो आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम चलो ठीक है, हाइड्रोजनेशन समझ में भी आ गया, एडिशन रिएक्शन भी समझ में आ गई। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपकी लाइफ में यूज होता है बेटा, डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं बेटा। इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे बेटा, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल, वेजिटेबल्स ऑयल मतलब कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं बेटा ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे अच्छा मैम चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास आता है, ठीक है, वो पूछ लेते हैं कि बताइए भाई वेजिटेबल ऑयल अच्छे होते हैं या फिर एनिमल फैट्स अच्छे होते हैं, ठीक है। और बेटा देखते हैं कि कौन सी चीज अच्छी होती है, ठीक है, एनिमल फैट्स अच्छे होते हैं या फिर वेजिटेबल ऑयल यूज अच्छे होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स ऑयल अच्छे होते हैं। वेजिटेबल ऑयल में जैसे आपका सनफ्लावर सीड हो गया, आपका ऑलिव ऑयल हो गया, ये सारे आपके वेजिटेबल ऑयल हो जाएंगे, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है बेटा। और एनिमल फैट में जैसे आपका बटर हो गया, इसमें क्या क्या आ जाता है आपका बटर, घी, ये सब कुछ आ जाता है बेटा, ठीक है, जो एनिमल से ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें कौन सा आ जाएगा आपका मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आपका आ जाएगा, इसमें ऑलिव ऑयल, ये सब आ जाएंगे, ठीक है बेटा। हम लोग ये देखते हैं बेटा एनिमल फैट के अंदर होता है सैचुरेटेड, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब के कंपाउंड्स में जो लॉन्ग कार्बन चेन्स है बेटा वो कैसी हैं, वो सिंगल, मतलब कार्बन कार्बन बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन्स होती हैं ये। बट अगर मैं वेजिटेबल ऑयल की बात करती हूँ बेटा, वेजिटेबल ऑयल जो होता है बेटा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ये, मतलब कि इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं बेटा, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है ना बेटा, ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। तो बेटा अगर ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए तो हमें किसका कंजप्शन करना चाहिए बेटा, हमें वेजिटेबल ऑयल का कंजप्शन करना चाहिए, क्योंकि हम ही देखते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए अच्छे फैट्स माने जाते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको पूरी तरीके से एडिशन रिएक्शन समझ में आ गई हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज द लास्ट केमिकल रिएक्शन बेटा, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए देखते हैं बेटा कैसी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिस इज अवर फोर्थ हेडिंग, ठीक है बेटा। तो आप देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये होती क्या है आगे देखते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई
एक कंपाउंड आएगा बाहर से आ रहा है, देखो मैं आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ गया, ठीक है, और वो जाकर कंपाउंड में हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। किसकी जगह ले लेता है बेटा? हाइड्रोजन की जगह ले लेता है। तो जब आपकी कोई और जगह ले लेता है हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसको? सब्स्टिट्यूट करना। जैसे मान लीजिए आपने लिया CH4, क्या लिया बेटा आपने? CH4 लिया, ठीक है, और इस CH4 में मान लीजिए मैं CH4 का स्ट्रक्चर आपको खोल के दिखाऊं तो इट इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, मैंने कल तुम लोगों को टाइप्स ऑफ फॉर्मुलाज पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें मैंने कुछ टाइप्स पढ़ाए थे, मुझे ये बताइएगा ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे CH4 का बताया ये कौन से टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। आओ देखते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं बेटा, यहाँ पे एक कंपाउंड आएगा बाहर से, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और इस हाइड्रोजन की जगह ले जाएगा, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक्स कंपाउंड आ रहा था बाहर से, ठीक है, ये कोई एक्स सब्सटेंस आ रहा था, इसने हाइड्रोजन की जगह ले ली, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है बेटा। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है बेटा? रिप्लेसमेंट of hydrogen by any substance in a compound। समझ में आया मेरे बच्चों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? आई होप आपको समझ में आई हुई रिएक्शन, ठीक है। तो हमने ये देखा, अब हम ये देखते हैं बेटा कि मान लीजिए आपने यहाँ पे इसमें Cl2 ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया आपने? Cl2 ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हम लोग ये देखते हैं बेटा जब आप Cl2 को ऐड करते हो तो आपका यहाँ पर एक Cl जाकर इसकी जगह ले जाता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या बन जाता है आपका? ऐसे कंपाउंड बन जाता है। इट मीन्स CH3Cl बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसका नेमकरण, इसकी नेमिंग क्या होगी बेटा? मैंने बताई थी आप लोगों को, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, और हेलोजन को आप यहाँ पे सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसको इस्तेमाल करेंगे एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये Cl है तो हम इसको लिखेंगे क्लोरो, एंड दिस इज अ सिंगल कार्बन कंपाउंड, तो दिस इज अ मीथेन, क्लोरो मीथेन। समझ में मेरे बच्चा रिएक्शन? तो आप बोलोगे मैम एक Cl बेटा, एक Cl H के साथ निकल के HCl बना लेगा, ठीक है। अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट। अब हम ये देखते हैं अगर आप इस कंपाउंड में और Cl ऐड कराओगे तो बेटा ये और हाइड्रोजन को रिप्लेस करता चला जाता है। देखो कैसे? CH3Cl में Cl2 को ऐड कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये देगा आपको एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, तो CH2 Cl2 क्या बनेगा बेटा? CH2 Cl2। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखो क्लोरो। अरे मैम आपने बताया था ना जब सेम सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसका आगे डाई ट्राई टेट्रा लगेगा। हाँ बेटा, तो ये होगा आपका डाई क्लोरो मीथेन। क्या होगा बेटा? मीथेन, ठीक है बेटा। मीथेन इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि एक ही कार्बन का कंपाउंड है। फिर हम देखते हैं अगर आप इसमें और क्लोरीन दोगे CH2 Cl2 में अगर बेटा आप और क्लोरीन देते हो तो आपको मिलता है बेटा यहाँ से CHCl3। बेटा दिस इज द क्लोरोफॉर्म। क्या है बेटा? ये आपका क्लोरोफॉर्म है। क्या है बेटा? ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। और साथ में इसको हम वैसे क्या बोलेंगे बेटा? ट्राई क्लोरो मीथेन। क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरो मीथेन। तो आगे मेरे बच्चों को आज क्लोरोफॉर्म बनाना बेटा, क्लोरोफॉर्म बनाना सिखाया मैं, अपने बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब आते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म में अगर आप और ऐड कर दोगे Cl2 को तो हम ये देखते हैं सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा ये Cl, ठीक है। तो क्या बनेगा? CCl4। इसका नाम क्या होगा बेटा? टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्या होगा बेटा? टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो समझ में आया मेरे बच्चे को? समझ में आया, ठीक है बेटा। तो हम ये देखते हैं बेटा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को, इस पूरे सब्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं बेटा क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, समझ में आ गया मैम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। यहीं पर हमारी खत्म होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको कुछ चीजें सोचने पर मजबूर करूंगी, ठीक है बेटा। तो आप इसका ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। तो बच्चा शायद आपको ये CCl4 नहीं नजर आ रहा, तो मैं उसको थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ, इधर साइड लिख देती हूँ। तो हम ये देखते हैं जब हम लोग इसके अंदर बेटा क्या करेंगे? Cl को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा CCl4। क्या मिलेगा? CCl4 मतलब के टेट्रा क्लोरो मीथेन। क्या मिलेगा? टेट्रा क्लोरो मीथेन। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई। चलिए मैं इसको अभी लिस्ट कर रही हूँ। देखो बच्चा, अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ सोचते हैं। चलो सोचते हैं मैम, क्या सोचवा रही हो बताइए, ठीक है बेटा। कुछ सोचते हैं। आओ देखो, मान लो मैंने तुम्हें दिया इथेनॉल। क्या दिया बेटा? मैंने तुम्हें इथेनॉल दिया, ठीक है। और आपने देखा उस इथेनॉल से तुमने इथेनॉइक एसिड बना डाला, इथेनॉइक एसिड बना देगा। तो इथेनॉल कैसा होता है बेटा? CH3 CH2 OH होता है बेटा। इससे आपने क्या बनाया? इथेनॉइक एसिड CH3 COOH, ठीक है बेटा। तो अब आप ये सोच रहे हो कि मैम, अब मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि ये एक बात सोचो, इथेनॉल में एक हाइड्रोजन था और इथेनॉइक एसिड में 2 हाइड्रोजन, कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल, ठीक है बेटा। तो अब आप लगाओगे दिमाग, मैम कैसे होगा? ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हुआ इसके अंदर, मतलब कहीं ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो नहीं? हाँ बेटा, ये है ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है बेटा?
ऑक्सीडेशन होता है। तो जब भी आपका इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनता है तो उसमें क्या होता है बेटा, आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, चलो मैम समझ में आ गई, बढ़िया बात है। ठीक है, अब पहला तो ये हो गया, पहला आपने सोच लिया मतलब कि टाइम टू थिंक वाले में। फिर आप देखोगे सेकंड में आप क्या देखोगे बेटा, मान लो मैं आपसे बोलूं कि वेल्डिंग पर्पसेस में जब वेल्डिंग करता है जो वेल्डर होता है वो इथाइन के साथ हमेशा ऑक्सीजन का इस्तेमाल क्यों करता है, इथाइन के साथ एयर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता, मतलब कि इथाइन के साथ हमेशा ऑक्सीजन ही क्यों इस्तेमाल होती है, इथाइन के साथ कभी एयर क्यों नहीं इस्तेमाल होती, सोचा कभी, सोचा नहीं सोचा मैम, मैं सुनाऊंगी ना। देखो आओ देखो बेटा, देखो इथाइन क्या है, इथाइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन करोगे, क्या करोगे, कंबशन करोगे, तो आपको क्या मिलेगी, बोलो, आपको एक येलो और स्मोक फ्लेम मिलती है अगर आप उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं देते। इसलिए बेटा हम लोग एयर नहीं देते, क्योंकि एयर में पूरी तरीके से इतनी ऑक्सीजन नहीं होती कि इथाइन की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दे। इसलिए हम लोग इथाइन के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी प्योर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट कंबशन हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा हमें बिल्कुल क्लीन ब्लू फ्लेम मिलती है। ठीक है, जिससे कोई स्मोक नहीं आता। ठीक है, बट अगर आप इथाइन और एयर के लिए करोगे बेटा, ठीक है, तो आप ये देखोगे बेटा इथाइन और एयर में ये आपका इनकम्प्लीट कंबशन होगा। क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपको कैसी फ्लेम मिलेगी बेटा, येलो और स्मोक फ्लेम मिलेगी। कैसे मिलेगी, येलो और स्मोक फ्लेम मिलेगी। अगर आपको ये नहीं दिख रहा बेटा, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ उसको, ब्लू फ्लेम। ठीक है मेरे बच्चा, समझ में आ गई, यस मैम। चलिए ये बात तो आपने बहुत अच्छी बता दी, हमने तो कभी सोचा नहीं था, एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है ना कभी, है ना। अब हम देखते हैं थर्ड थॉट। ठीक है, तो अब थर्ड बात ये है बेटा, अगर मैं आपको दो टेस्ट ट्यूब दूं, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब नहीं, मतलब मान लो मैंने आपको दो चीजें पूछी, मैं पूछूं, मैंने कहा ये बताओ, दो मैंने प्लेट दी थी, मैंने उसमें एक बटर और एक में ऑयल रख दिया, हमने बोला बताओ जरा बटर और ऑयल कौन सा है, तुम बोलोगे मैम एकदम बता दूंगा देख के बटर कौन सा ऑयल कौन, ना ऐसे नहीं, इतनी आसानी नहीं। मैंने आपको बेटा वो दोनों ही पिघला कर दे दिया। ठीक है, ऑयल तो ऑब्वियसली बात है मेल्टेड फॉर्म में होता है, बटर भी मैंने पिघला दिया। आप कैसे बताओगे, टेस्ट भी नहीं कर सकते, देख के बताना। ठीक है, तो उसके लिए बेटा एक टेस्ट आता है ब्रोमीन टेस्ट। क्या होता है बेटा वो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रेस कर रही हूँ। तो बेटा हम यहाँ पे देखते हैं एक टेस्ट आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट मैम व्हाट इज दिस, और देखते हैं। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रोमीन टेस्ट को। तो ब्रोमीन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमने यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब ली, ब्रोमीन वाटर नहीं ब्रोमीन टेस्ट सॉरी बेटा। तो हम ये देखते हैं, हमने यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, क्या ले ली बेटा, ये है टेस्ट ट्यूब ए और ये है टेस्ट ट्यूब बी। अच्छा मैम ठीक है, ले ली हमने दो टेस्ट ट्यूब। एक में मैंने बेटा पिघलाकर डाल दिया बटर और एक में मैंने डाल दिया इसमें पिघलाकर, क्या इसमें डाल दिया मैंने बटर। बटर कैसा फैट होता है बेटा, कमेंट करके बताएंगे। और इसमें मैंने डाल दिया वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें से बताओ कौन सा वेजिटेबल है, ऑयल है और कौन सा बटर है। ठीक है, आप लोग ये बात पता है बेटा, बटर के अंदर बटर एक कैसा फैट है, सेचुरेटेड फैट है। कैसा फैट है बेटा, ये सेचुरेटेड फैट है। ठीक है बेटा, और ये आपका कैसा फैट है, अनसेचुरेटेड फैट है, अनसेचुरेटेड फैट। ठीक है बेटा, तो हम ये देखते हैं जब हम इसके अंदर ब्रोमीन ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं बेटा, ब्रोमीन ऐड करते हैं बेटा हम इनके अंदर। तो हम ये देखते हैं बेटा, इसमें हम जितनी बार ब्रोमीन डाले जाएंगे तो ये ना मतलब जो ब्रोमीन होता है ना वो ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा सा मतलब कि रेडिश ब्राउन सा होता है। ठीक है, तो ये टर्न, इसका जो कलर है वो टर्न हो जाता है। ठीक है, इसका जो कलर है टर्न इनटू ब्राउन कलर, किसमें आ जाता है बेटा, ये ब्राउन कलर में टर्न हो जाता है। ठीक है, बट आप ऑयल में कितना भी ब्रोमीन डालो ये कभी भी नो चेंज इन कलर, नो चेंज इट्स कलर, मतलब कि जैसा ये रहेगा, जैसा ऑयल का कलर रहेगा वैसा ही इसका कलर रहने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही आप एकदम से पता लगा देते हैं कि कौन सा बटर है और कौन सा वेजिटेबल ऑयल है। आई होप बेटा आपको समझ में आया हो। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको ये तीनों की तीनों चीजें समझाने की जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ठीक है बेटा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, मतलब कि हमारी नेक्स्ट हेडिंग बनेगी अब कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऐसे कौन से कंपाउंड्स बेटा जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ आपके सिलेबस में दो ही कंपाउंड डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, तो बेटा पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, तो बेटा इथेनॉल क्या होता है, क्या होता है बेटा, ये है एक अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो हम लोग देखते हैं इथेनॉल इज
अ एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, इट इज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट, इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन एल्कोहल, इंग्रेडिएंट इन एल्कोहल, इन एल्कोहल, ठीक है बेटा। तो हम लोग ये देखते हैं बेटा कि ये अल्कोहल का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब कि हाँ, मतलब कि बेटा ये नशा करवाता है, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं, अगर आप इसको कैसे फॉर्म में लो बेटा, अगर बिल्कुल आप इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लो, मतलब कोई इसको डाइल्यूट ना करो वाटर वगैरह मिलाकर, तो ये लीथल हो सकता है। लीथल होता है बेटा जानलेवा, ठीक है, जानलेवा हो सकता है और ये किसी भी बंदे की जान जा सकती है, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं, अगर आप इसको डाइल्यूट करके पीते हो तो बेटा ये क्या चीज फीलिंग आता है, ड्रंकनेस, ठीक है, मतलब कि बंदे को ऐसा नशीला सा फील होने लगता है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा मतलब कि उसको ना एक तरीके का ना बहुत ही यूफोरिया होता है, मतलब बहुत हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील होती है, ठीक है, अल्कोहल के कंजप्शन के बाद, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम आपको कैसे पता है, ट्राई करिएगा बेटा, ट्राई नहीं करिए, ठीक है, बायोलॉजी एडुकेटर हूँ, केमिस्ट्री एडुकेटर हूँ, सब पता है, ठीक है, किसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो अल्कोहल का समझ में आप लोगों को। अब हम लोग ये देखते हैं बेटा कि सबसे पहले हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है, सब चीजों को देखने वाला आओ देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा, तो हम ये देखते हैं बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात बेटा ये कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होता है बेटा ये आपका कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है बेटा, ये कलरलेस लिक्विड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है बेटा, ये वॉलेटाइल है नेचर में, ठीक है, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब मैम, वॉलेटाइल बेटा वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका वॉलेटाइल देन वाटर, वाटर से भी जल्दी ये वेपराइज हो जाता है बेटा, क्यों, ये 78 डिग्री सेल्सियस पर ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। माय क्वेश्चन इज दिस, तुम मुझे वाटर का वेपर कन्वर्जन पॉइंट बताओगे, मतलब के बॉइलिंग पॉइंट बताओगे, समझे, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसकी काफी प्लीजेंट स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है बहुत ज्यादा अच्छी वाली, ठीक है, तो इसकी प्लीजेंट स्मेल होती है। फिर हम लोग ये चीज देखते हैं बेटा कि ये वाटर सॉल्युबल है, कैसा है बेटा, ये वाटर सॉल्युबल होता है, इट मींस कि ये पोलर है, कैसा है बेटा, ये पोलर है नेचर में, ठीक है। अब ये वाटर सॉल्युबल क्यों है बेटा, देखो सोचो, इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं CH3CH2OH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। तो इसके अंदर जो OH बॉन्ड है बेटा ये हाइड्रोजन से, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ये वाटर से जाके बॉन्डिंग कर देता है अपनी, ठीक है बेटा, समझ में आया, ये वाला हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं वाटर सॉल्युबल। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा कि ये कोवलेंट है नेचर में, कैसा है बेटा, कोवलेंट है नेचर में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि क्या ये मैम एसिडिक है या ये बेसिक है, ठीक है, तो अब तुम सोचो मैम कोई सा टेस्ट, हाँ है ना एक टेस्ट, ठीक है, लिटमस पेपर टेस्ट सबसे इजी टेस्ट होता है। तो अब आपको पता है कि एसिड और बेसिक में कैसे कन्वर्ट होता है बेटा, ये ना तो एसिडिक होने, एसिड क्या होता है जो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बेटा, तो ये ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है, ना ये एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है, ये कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। समझ में आ गई मेरे बच्चों की बात, यस मैम आगे समझ में, ठीक है। और बेटा इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, वो भी कोवलेंट पोलर बॉन्ड, ठीक है, कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, कोवलेंट पोलर बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। पोलर क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। समझ में आई बात मेरे बच्चों को, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज, और देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल की, यस मैम, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। आओ देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल कैसी होती है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं बेटा कि आप इसकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब कि आप इसको ऑक्सीडेशन करा दो, देखते हैं ऑक्सीडेशन से क्या होगा। तो बेटा ऑक्सीडेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना पड़ता है, आप लोगों ने क्या करना होता है, इसमें आप इथेनॉल लीजिए और इस इथेनॉल के अंदर आप क्या करा दीजिए, उसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। मैंने आपको बताया था अगर आप इथेनॉल को ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में बेटा, एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। समझ में बच्चा ये वाली बात आप लोगों को, ठीक है। तो हम ये देखते हैं इससे हमें क्या मिलता है बेटा, इससे हमें मिलता है इथेनॉइक एसिड CH3COH, ठीक है बेटा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, इथेनॉइक एसिड। समझ में, हाँ मैम समझ में, इजी रिएक्शन थी, हाँ बेटा बहुत इजी रिएक्शन थी। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा हम लोग इसको, कंबशन, क्या देखेंगे बेटा हम लोग, कंबशन। अगर आप इथेनॉल का कंबशन करोगे तो मैम क्या मिलेगा, देखो बेटा क्या मिलता है, जब भी आप इथेनॉल का कंबशन करोगे तो कंबशन कैसे करोगे,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे ना इसको, तो आपको क्या मिलेगा बेटा यहाँ से CO2, वाटर, हीट और लाइट, ये सब बेटा मेरे बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब तुम सोचोगे मैम एक बात बताओ, ये अगर ऐसा मतलब कि आप जब इसका कंबशन करते हो तो बेटा ये आपको क्लीन फ्लेम देता है, मतलब कि ज्यादा यही सब चीजें प्रोड्यूस करता है, तो तुम सोचोगे मैम आप इसको फ्यूल की तरह भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इथेनॉल कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, बट क्यों नहीं करते मैम, क्यों नहीं करते, क्यों गैसोलीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। उसका सिंपल सा रीजन ये है बेटा कि इथेनॉल जल्दी से इग्नाइट नहीं होता, मतलब कि हमारे सिस्टम्स के अंदर जो इंजन्स लगे हुए हैं वो इंजन्स ऐसे हैं कि उस इथेनॉल को जल्दी से इग्नाइट नहीं कर पाते हैं, और इसको इग्नाइट ना करने की वजह से आप इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम लोग गैसोलीन का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर कंपनीज ने इतना अपने इंजन में मॉडिफिकेशन कर दिया कि वो इथेनॉल को इग्नाइट कर दे, ठीक है बेटा, तो ये यूज हो सकता है एज अ फ्यूल। समझ में बच्चों को ये वाली बात, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखेंगे, चलो मैम ठीक है ये आ गया समझ में, सब समझा दिया आपने, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा, मान लीजिए आपके पास ये हो गया, देखिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब हम ये देखते हैं बेटा कि अगर आप इसकी रिएक्शन, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग थर्ड रिएक्शन में सोडियम मेटल, हम बेटा अगर इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं तो क्या होगा, देखो आप देखते हैं। जब आप इथेनॉल की रिएक्शन किससे कराते हो बेटा, सोडियम मेटल से कराते हो, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं सोडियम मेटल से रिएक्शन होने के बाद ये क्या करता है बेटा, ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाता है, और हाइड्रोजन जाने की वजह से यहाँ पे सोडियम ऐड जाता है, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं CH3 CH2ONA, ठीक है बेटा, और साथ में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात, यस मैम समझ में आ गई। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव और मतलब ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव और सोडियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। समझे बच्चा, हाँ मैम समझ गए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये बना है, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड, क्या नाम है बेटा इसका, सोडियम इथॉक्साइड नाम है, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम अच्छा ठीक है, अब एक बात बताइए मैम, क्या हम इसकी हेल्प से इथेनॉल का टेस्ट कर सकते हैं, यस बेटा, ठीक है। आप इथेनॉल को टेस्ट कर सकते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट फॉर इथेनॉल। बेटा इथेनॉल का पता आप सोडियम मेटल टेस्ट से लगा सकते हो, कैसे, आप सेम यही रिएक्शन को परफॉर्म करते हो, ठीक है। क्या होता है जब आप इस रिएक्शन को करते हो ना, आपने मान लो एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया बेटा, इथेनॉल ले लिया इथेनॉल, किस मैम ले लिया, बिल्कुल ठीक है। आपने इसके अंदर डाल दिया बेटा सोडियम, क्या डाल दिया बेटा आपने इसके अंदर, सोडियम डाल दिया, ठीक है। आप जैसे इसके अंदर सोडियम डालेंगे ना बेटा, तो पता क्या होगा, यहाँ पे ये होता है कि इसके अंदर ना ऐसे बबल्स बनने लगते हैं, क्या बनने लगते हैं बेटा, ऐसे बबल्स बनने लगते हैं, मतलब कि एक ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है। तुम बोलोगे मैम इतना भारी ना, कुछ भी नहीं है बेटा, तो वो क्या है, अगर आपके बबल्स बनते हैं ना, इसी को बोलते हैं बेटा ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है, जिसका, और ये क्या किस चीज के बबल है, ये है बेटा हाइड्रोजन गैस के बबल। तो अगर ये इथेनॉल होगा तो ये वाली रिएक्शन दे जाएगा, और अगर ये रिएक्शन दे दिया और इसने बना दिया सोडियम इथॉक्साइड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और निकल गए ये ब्रिस्क एफरवेसेंस, बबल्स बन गए हाइड्रोजन के, तो आप समझ जाएगा वो जो आपने कंपाउंड लिया था वो इथेनॉल ही था, क्या था बेटा, वो इथेनॉल ही था। आई होप आपको समझ में आ गया। आप इसकी रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए बच्चा, कर लिया आपने रिएक्शन नोट डाउन, ठीक है। चलो भाई, चलो मैम इतना तो समझ में आ गया, आपने हमें बता दिया कि आप इथेनॉल को इथेनॉलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको कंबशन करके उसको क्लीन फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट इंजन इग्नाइट ही नहीं कर पाते हैं उसको। फिर आपने देखा कि मैम हम लोग सोडियम मेटल टेस्ट की हेल्प से इथेनॉल का पता भी लगा सकते हैं। चलिए मैम मस्त होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा इसका यूज, क्या देखेंगे हम इसका यूज। देखो यूज क्या है बेटा, ये बहुत फॉर्म में यूज करा जाता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं, यूज बाद में देखते हैं, पहले एक पॉइंट देखते हैं, डीनेचर्ड एल्कोहल, ये क्या है, ये क्या है, डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है, डीनेचर का मतलब होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी आपने उसको खराब कर दिया, आपने उसको खराब कर देना है। कैसे करते हो बेटा, क्या होता है, लोग सोचते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं ना बेटा, वो ड्रिंक ऐसे करते हैं मतलब उनको जहां भी मिले ना वो वहीं से पीने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसे केस में हर जगह बंदा ड्रिंक ना करने लगे तो कभी कभी अल्कोहल्स को क्या बना देते हैं बेटा, कंजप्शन के लिए अनफिट कर देते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं बेटा, थोड़े मतलब इथेनॉल में क्या ऐड कर देंगे, मिथेनॉल ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से मिथेनॉल होता है जहरीला, जहरीला मतलब कि पीलिया बंदा खत्म, टाया फिश हो गई उसकी, ठीक है बेटा। तो हम ये देखते हैं उसके अंदर मिथेनॉल ऐड करने की वजह से इथेनॉल अनफिट हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग, जिसकी वजह से हम लोग उसको बोलते हैं डीनेचर एल्कोहल। इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल
को डिस्ट्रॉय कर देते हैं बेटा, और इसको क्या बना देते हैं, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बना देते हैं। समझ में आई वाली बात मेरे बच्चों को? डी नेचर ऑफ अल्कोहल समझ में आया? यस मैम, आ गया समझ में, बिल्कुल। अब हम देखते हैं बेटा यूज इसका, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इसका यूज देखेंगे, और देखते हैं बेटा यूज क्या होता है इसका। देखो अगर मैं इसके यूज की बात करूँ बेटा, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। वाइडली यूज इन मेडिसिन इंडस्ट्री, वाइडली यूज इन मेडिसिन इंडस्ट्री। बेटा कफ सिरप्स होते हैं, कफ सिरप जो हमने खांसी में लेते हैं हम लोग, उसके अंदर बेटा आप देखते होंगे, आप उसको पीते हो आपको थोड़ा सा नशा, नींद सी आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी इथेनॉल डली हुई होती है, ठीक है बेटा, कुछ परसेंटेज, कुछ कॉन्सेंट्रेशन उसमें डला हुआ होता है, ठीक है। तो मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं बेटा इसको मेडिसिन इंडस्ट्री में बताया मैंने आपको, रबड़, कुछ सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में भी होता है ये, तो इन सब में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा, सही बात है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बेटा, कुछ इथेनॉल का अमाउंट जो होता है बेटा, वो बेकिंग वगैरह में भी इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है बेटा। मतलब कि ऐसे डायरेक्टली नहीं करा जाता, बट करा जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आगे आप लोगों को समझ में, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, ये हार्मफुल भी होता है, हार्मफुल फॉर हेल्थ। आपको बताइए बेटा क्यों है? बेटा ज्यादा कंजप्शन ऑफ अल्कोहल बंदे को डेथ की तरफ लेकर चला जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा अल्कोहल जो होती है ना, आपके लिवर को डैमेज कर देती है, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डैमेज करने की भी पूरी कोशिश करती है, ठीक है बेटा। इसलिए जो बंदा भले से कम पी रहा है, बट वो ज्यादा लाइफ में पीता रहता है, कंटिन्यूसली पीता रहता है, तो उसकी भी डेथ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, एक नॉर्मल पीपल के अराउंड, ठीक है बेटा। और जो बंदा ज्यादा पीता है उसका तो खेल खत्म होने वाला है। तो आई होप आपको पूरा इथेनॉल समझ में आया। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड डिस्कस करते हैं, इथेनॉइक एसिड। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड पे हमारा है इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, ठीक है बेटा। तो इथेनॉइक एसिड, चलो मैम इथेनॉइक एसिड को देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो इथेनॉइक एसिड सबसे पहले बेटा इसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम क्या होता है इसका? कॉमन नेम है बेटा इसका विनेगर। क्या है इसका कॉमन नेम? विनेगर। विनेगर जो हम लोग खाने में खाते हैं, ठीक है बेटा। तो हम ये देखते हैं इसमें 5 से लेके 8% आपका क्या प्रेजेंट होता है? इथेनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस मैम समझ में आ गई, आप समझा तो रही हैं, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एसिडिक है बेसिक, अब तुम बोलोगे मैम इतना इजी क्वेश्चन, ये तो मतलब पूछने की भी जरूरत नहीं थी, एसिड है ना इथेनॉइक एसिड, तो बेटा एसिडिक होगा, ठीक है। तो बेटा ये कैसा होता है? एसिड होता है नेचर में, एसिडिक इन नेचर। अच्छा ये बताओ मुझे, ये कैसे पता चला कि एसिडिक है? मैम इतना इजी क्वेश्चन हम बता देंगे ना, हम तो बता देंगे सब कुछ बेटा। लिटमस पेपर टेस्ट से हमें ये पता चलता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम एक बीकर लेंगे, ले लिया इसमें, ले लिया बीकर, उसमें हम लोग एसिड रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा? एसिड को रखेंगे। उसके अंदर हम यहाँ पे लिटमस पेपर की स्ट्रिप लगा देंगे। तो हम ये देखेंगे जितना पार्ट एसिड में जाएगा वो उतना ही पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में टर्न हो जाएगा। वैसे ही ब्लू कलर की स्ट्रिप रहेगी, इस रेड में टर्न होते ही पता चल जाएगा कि ये कैसा है? एसिडिक है नेचर में। समझ में आ गई वाली बात? ठीक है बच्चा, समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एसिड होते हैं वो सावर होते हैं या बेसिक होते हैं, तो आप बोलेंगे मैम इजी क्वेश्चन, कैसे होता है बेटा? ये सावर होते हैं टेस्ट में। सावर मतलब खट्टे खट्टे से, ठीक है। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे नींबू खाया है तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, तो बेटा वो खट्टा सा होता है ना, तो एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, ठीक है। ले लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। और हाँ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। और ये विनेगर किसमें यूज होता है? यूज्ड इन कुकिंग। किसमें यूज होता है बेटा? कुकिंग में इस्तेमाल करा जाता है इसका, ठीक है। हो गया बच्चा, आओ देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। किसको देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। और देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो बेटा हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं, इसकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, कि ये किसी और से कैसे रिएक्शन दे रहा है। तो आप देखते हैं कैसे देगा बेटा। आप क्या करो, सबसे पहली रिएक्शन पढ़ाती हूँ, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन को, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है बेटा, हम लोग अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं? एसिड से कराते हैं, ठीक है। और उसमें से वाटर लूज करा देते हैं, ठीक है बेटा। और देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग लेते हैं, कौन सा लेंगे हम लोग? इथेनॉइक एसिड लेंगे। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COH। इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराने वाले हैं बेटा? इथेनॉल से कराने वाले हैं। किससे कराने वाले हैं? इथेनॉल से। तो इथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2OH। किससे? CH3 CH2OH से रिएक्शन कराएंगे हम लोग बेटा, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग एसिडिक मीडियम लेते हैं। कैसा एसिडिक मीडियम बेटा? हम लोग लेंगे यहाँ पे वो सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो इन कंपाउंड में से पानी लूज करा देगा, इसलिए हमने यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिया। समझ में आया मेरे बच्चों को? यस मैम समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, एसिड में से OH और अल्कोहल में से H निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, यहाँ से निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगा H, और इस पूरे कंपाउंड को एज इट इज जोड़ देना है।
CH3COO। अब मैं इसको उल्टा अगर कर दूंगी CH3COO CH2 CH3, दिस इज योर एस्टर। क्या बन गया बेटा ये एस्टर। साथ में क्या लूज हो जाता है, वाटर लूज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एसिड कौन सा लिया है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और एस्टर में बेटा ये कैसा है, स्वीट स्मेलिंग है, स्वीट स्मेलिंग। इसको परफ्यूम्स बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा। समझ में आई स्टारिफिकेशन? यस मैम समझ में आ गई। अब मान लो तुम बोलो मैम एक बात बताओ, अगर हम इनसे एस्टर बना सकते हैं, क्या हम एस्टर से वापस से इथेनॉइक एसिड बना सकते हैं या इथेनॉल बना सकते हैं? यस बेटा बना सकते हैं। तो वो कैसे, देखो यहाँ पे आपने एसिड इंग्रेडिएंट लिया था, यहाँ पे आप बेस कर दो, उल्टा कर दो, तो देखते हैं हम लोग CH3COO CH2 CH3। बेटा इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, बेस से कराते हैं। बेस इज और NaOH। किससे कराएंगे, NaOH से रिएक्शन कराएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आप बेस ले लिया आपने, यहाँ पे ये सोडियम क्या है इसका कमेंट करना, जरा नाम बताना मुझे, इसका क्या नाम होता है, ठीक है बेटा। तो हम लोग देखते हैं इसकी रिएक्शन हम लोग इससे कराते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि Na वाला पार्ट यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है CH3COO Na। और साथ में ये वाला पार्ट जो होता है ना CH3CH2OH वाला पार्ट साइड में निकल जाता है। ये क्या है, CH3CH2OH है आपका इथेनॉल, मतलब कि CH3CH2OH। तो हम ये देखते हैं जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको मिलता है सोडियम इथेनोएट। ये क्या है, ये क्या वाला है मैम, अभी तक तो नहीं सुना था बेटा। यही तो है, ये बहुत, इसका भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट यूज आने वाला है इथेनॉइक एसिड के बाद बेटा। दिस इज योर सोप। क्या है ये आपका, सोप, ठीक है, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो ना, सोप, वो है ये, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ठीक है बेटा। आप इसको नोट डाउन कर लो, कर ली, ओके। अब हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बेटा आपकी, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन होगी। आप क्या कराइए बेटा, आप इथेनॉइक एसिड को, इथेनॉइक एसिड क्या हो जाएगा आपका CH3COOH। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए बेटा सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है। जैसे आप इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे, इसको हीट करेंगे, तो आप ये देखेंगे बेटा यहाँ पर आपका वाटर और CO2 रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है, वाटर और CO2 रिलीज हो जाता है। और साथ में क्या बनता है बेटा, ये CH3COO वाला पार्ट इस Na के साथ चला जाता है, ठीक है। ये Na2 है, ठीक है बेटा, ये Na2 है, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कंपाउंड बैलेंस रहे। तो हम ये देखते हैं 2CH3COO Na, ठीक है बेटा। ये है आपका सोडियम एसीटेट। क्या है आपका, सोडियम एसीटेट। आप तुम बोलोगे मैम ये लगता सोडियम इथेनोएट की तरह है, बेटा नहीं, गलती मत करना। वो एस्टर के साथ जब बेस की रिएक्शन होता है तब बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एसिड एक उसके Na2CO3 के साथ रिएक्शन दे रहा है। फिर एक नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा CH3COH की रिएक्शन अगर आप किससे कराओगे, NaSCO3, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कराओगे, तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा, आपको क्या मिलने वाला है, सेम रिएक्शन मिलती है बेटा, ठीक है। क्या क्या मिलता है आपको, यहाँ पे H2 मिलता है, साथ में वाटर निकलता है, साथ में यहाँ पे क्या बनता है CH3CONA। इस बार आप 2 इस्तेमाल नहीं करिए बेटा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम सिर्फ एक है, ठीक है। और ये भी आपका क्या है, सोडियम एसीटेट। क्या है बच्चा, ये सोडियम एसीटेट। यस मैम, आगे रिएक्शन बिल्कुल डन, ठीक है, समझ में आ गई रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा। तो समझ में आ गया आपकी दोनों रिएक्शन? यस मैम आ गई है, हटा दूं मैं इसको, हटा दी, ठीक है। अब बेटा अब चलो, ठीक है भाई मैम, केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई। अब इसके टेस्ट, अगर मान लो मैं आपको इथेनॉइक एसिड दे दूं, मैं पूछूं क्या इथेनॉइक एसिड है, तो आप कैसे बताओगे मुझे, देख के तो नहीं बता सकते, ठीक है बेटा। तो अब हम देखेंगे टेस्ट फॉर इथेनॉइक एसिड, टेस्ट फॉर इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड के जो टेस्ट है बेटा उसको देखते हैं, आओ देखते हैं, ठीक है। पहला टेस्ट आता है बेटा एस्टेरिफिकेशन। मैं तुम बोलोगे मैम एस्टेरिफिकेशन, यस बेटा, अगर ये इथेनॉइक एसिड होगा तो ये अल्कोहल के साथ मिलकर एस्टर बनाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर एस्टर बन गया, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन गया, तो मतलब कि इथेनॉइक एसिड ही था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे बेटा, वही सेम रिएक्शन रिपीट कर दो। CH3COH की रिएक्शन किससे कराओगे, C2H5OH से, क्योंकि यही तो है ना आपका अल्कोहल, ठीक है। और जब आप इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में क्यों कराते हैं बच्चा, क्यों कराते हैं, क्योंकि मैम ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो इससे वाटर लूज करा देता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था इससे OH और इससे H निकाल दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल देंगे वाटर, और क्या बन जाएगा आपका एस्टर। ये सारा पार्ट जोड़ दो, CH3CO, और यहाँ से एक O आएगा, और फिर वहां से O आएगा C2H5, दिस इज योर एस्टर। और अगर आपका ये कंपाउंड स्वीट स्मेलिंग है, मतलब कि बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आती है, तो आप समझ जाएगा आपका जो कंपाउंड था, मतलब आपका जो रिएक्टेंट था, वो क्या था, आपका इथेनॉइक एसिड था, ठीक है। समझ में आ गई मैम। नेक्स्ट रिएक्शन बेटा, आप सोडियम टेस्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोलोगे मैम ये कैसे रिएक्शन देगा, देखो बेटा कैसे रिएक्शन था, लिख लिया आप लोग ऊपर वाली रिएक्शन? यस मैम लिख ली। और चलो देखते हैं बेटा, इसके लिए आप क्या करते हैं, आप लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं इथेनॉइक एसिड से, तो मतलब कि CH3
COH से आप रिएक्शन करा देते हैं NaHCO3। तो आप जैसे बेटा इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, CO2 और वाटर निकलेगा, मैंने आपको बता रखा है, CO2 और वाटर निकाल दो। अब ये वाला पार्ट इस सोडियम के साथ जोड़ दो, ठीक है, तो CH3CONA, ठीक है। अब तुम लोग मैम पता कैसे चलेगा यार, ये तो चलो ठीक है बना बेटा, सिंपल सी बात है। आप इस रिएक्शन को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर करा रहे हो, यानी हाँ बनाते हैं, ठीक है, आप इस रिएक्शन को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर करा रहे हो, तो बेटा जब ये रिएक्शन होती है ना, जब आप उसमें NaCO3 डालते हो, ठीक है, ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड है, मतलब क्या ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्या है ये आपका इथेनॉइक एसिड, जिसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है, सॉरी विनेगर, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया इथेनॉइक एसिड, ठीक है बेटा। तो अब हम लोगों ने ये देखा कि आपने जैसे ही इसके अंदर NaHCO3 डाला, ठीक है, तो बेटा आपको ना यहाँ पर ना ऐसे बबल्स बनते हुए नजर आते हैं, बबल्स। अभी मैम ने बताया था ना, बबल्स जब ऐसे बनेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिस्क एफरवेसेंस। ये आपकी टेक्स्ट बुक में आपको वर्ड पढ़ने के लिए मिल जाता है, और बच्चों को समझ में नहीं आता क्या मतलब है इसका। ये बबल्स होंगे CO2 के। और बेटा अगर CO2 प्रोड्यूस हो गई, ब्रिस्क एफरवेसेंस मिल गई, तो मतलब समझ जाना वो कंपाउंड क्या है, आपका इथेनॉइक एसिड है। समझ में आ गया बेटा। इसी के साथ आपका इथेनॉइक एसिड का क्या खत्म हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और टेस्ट खत्म हो जाते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो जाती हैं। अब इसका यूज की अगर बात करो बेटा, यूज ही बहुत सारी चीजों में होता है। ये पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है बेटा, आपका सेल्यूलोज वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, खाने में यूज होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। तो यूज तो आपको आता है, ठीक है बेटा। अगर मैं यूज लिखूं तो मैं खाली देती हूँ यूज में यूज्ड इन कुकिंग में यूज होता है एज विनेगर, ये यूज होता है बेटा, है ना। फिर हम लोग ये देखते हैं बेटा, आपका ये पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है ये, एक्सेट्रा। आप यूज तो कर सकते हैं, है ना बेटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अपने इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं बेटा, सोप्स, ठीक है बेटा। सोप एंड डिटर्जेंट को डिस्कस करते हैं, उसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज अ सोप। सोप क्या होगा, अच्छा चलो सोप देखते हैं बेटा। सोप क्या होता है बेटा, सोप इज अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन्स होती हैं। क्या होती है, लॉन्ग चेन्स होती हैं, ठीक है। सोप इज अ मॉलिक्यूल of sodium and potassium salt of carboxylic acid लॉन्ग चेन्स, लंबी चेन्स होती है बेटा। कैसे होती है, लंबी चेन्स होती है। इट मीन्स कि आपको मैं दो एग्जांपल दिखाती हूँ कौन कौन से सोप होते हैं। एक होता है बेटा C17H35 COONA, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सोडियम स्टीरिएट होता है बेटा ये, ठीक है। ये आपका एक सोप है। फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हो गया दूसरा आप ले सकते हैं C15H31 COONA, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा आपका सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है। दिस इज योर सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया आप लोगों को, यस मैम समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा कि सोप कैसे बन रहे हैं, मतलब कि टाइम की कंपोजिशन रहने वाली है, ठीक है। और सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं बेटा, हाँ हटा दीजिए मैम, बिल्कुल चलिए, ठीक है। देखते हैं तो आपको अगर इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर याद रखना तो इजी है बेटा स्ट्रक्चर बनाना भी इसका, ठीक है। कुछ वो बात नहीं है, आप ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं आप बना दीजिए सोडियम स्टीरिएट का स्ट्रक्चर, अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आपने कितना देखा था, फॉर्मूला क्या था C17H35, मतलब कि यहाँ से CH3, ठीक है। तो एक कार्बन, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 17, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका कौन सा, डबल बॉन्ड O कार्बन वाला, मतलब कि CO वाला आ जाएगा। और बेटा यहाँ से लग जाएगा आपका यहाँ पे सोडियम वाला पार्ट, मतलब कि यहाँ से CONA पॉजिटिव वाला पार्ट लग जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो आगे आप लोगों को समझ लीजिए, मैम आ गया समझ पे, ठीक है। तो चलो सोप तो तुम्हें समझ में आया। अब तुम बोलोगे मैम सोप का मॉलिक्यूल तो दिखाओ, ठीक है बेटा। अगर मैं आपको एक सोप का मॉलिक्यूल बताऊं, सोप मॉलिक्यूल अगर मैं आपको बताऊं, ठीक बेटा, तो सोप का मॉलिक्यूल, अच्छा अगर आपको इसमें कार्बन काउंट करनी है तो मैं बताती हूँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17, ठीक है बेटा। तो अब आ गया, ठीक है मैम समझ में आ गया हमें। सोप का एक मॉलिक्यूल होता है कुछ ऐसा, ऐसे उसके बेटा ऐसे दो पैर होते हैं, ऐसे खूबसूरत से दो पैर होते हैं। सोप हमारी मलिका है ना, आओ देखते हैं इसका मॉलिक्यूल। ऐसे बड़ा खूबसूरत सा बना लें इसको,
अच्छा ये हमारा सोप का मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा। तो हम ये देखते हैं बेटा, इसका जो ये वाला पार्ट, जो इसका हेड वाला पार्ट होता है, ये ना दो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब ये है इसका हाइड्रोफिलिक एंड, कैसा एंड होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है बेटा जो पानी से प्यार करता है। किससे प्यार करता है? जो पानी से प्यार करता है, ठीक है। और इसकी जो टेल होती है ना, ये नीचे वाला पार्ट जो होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है बेटा? ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि पानी से डरता है, ठीक है। अब तुम सोचोगे मैम सोप का इस्तेमाल क्यों करा जा रहा है? बेटा दो सिंपल सी बात है, आपके सोप में क्या होगा? ऑयल होगा, ग्रीस होगा, मतलब जो आपकी डर्ट होगी, डर्ट जो होगी वो ऑयल, ग्रीस, ये सब तो होती है। पानी तो होता नहीं, पानी कभी भी डर्ट नहीं होती है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये ग्रीस है, ये कपड़ों पर ये ग्रीस का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्रीस हो गया है, मतलब ये गंदगी है। तो सोप जब जाएगा तो बेटा ये कैसे अटैक करता है इसको? पर ये क्या करता है बेटा? जो टांगों को पानी से बड़ा डर लगता है, तो अगर इसको पानी से डर लगता है बेटा, तो ये अपने आप को ना ऐसे छुपा लेता है, ऐसे एक सर्कल बना लेगा, ऐसे गोल सा वो बना लेता है, ठीक है। ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ऐसे जाके लग जाते हैं बेटा ये, ठीक है। ये ऐसे जाके लग जाते हैं, ऐसे जाके ये अपना एक ऐसे इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ये इसको बोलते हैं बेटा माइसेल। क्या बोलते हैं हम इसको? माइसेल। और ये जो ऐसे बन रहा है इसको बोलते हैं माइसेल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? माइसेल फॉर्मेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा माइसेल क्या होता है, तो माइसेल बेटा ऐसे, जब ग्रीस के मॉलिक्यूल को चारों तरफ से सोप का मॉलिक्यूल ऐसे घेर लेता है, ठीक है, हम उसको माइसेल बोलने लगते हैं। अब तुम सोचोगे मैम एक बात बताओ, ये हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा वाला पार्ट है इस मॉलिक्यूल में? बेटा ये वाला पार्ट जो है ये कैसा है नेचर में? हाइड्रोफिलिक है। और ये वाला जो पूरा पार्ट है बेटा ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो आई होप मेरे बच्चों को समझ में आएंगे। ये थी वर्किंग, क्या थी बेटा? ये वर्किंग ऑफ सोप ऐसे वर्क करता है, इस तरीके से वो माइसेल का फॉर्मेशन कर लेता है बेटा, ठीक है। आप तुम सोचोगे अच्छा मैम चलो समझ में पड़ गया। अब एक बात बताइए, आप ऐसे लोग उसको घिसते क्यों? ऐसे थपकी भी देखोगे आपने, मारते भी हैं उसको, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं बेटा? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये जो माइसेल जो बना है बेटा, ये माइसेल उन्हें अपने कपड़ों से अलग करना होता है, ठीक है। और ये तो ये पानी से प्यार करता है, बाहर वाला पार्ट तो पानी के साथ रिमूव हो जाता है। समझ में आई वाली बात बेटा? अब दिक्कत इसके साथ सिर्फ इतनी सी है, इसकी लिमिटेशन मैं आपको बता दूंगा, आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगर मैं आपको इसकी दिक्कत बताऊं तो इसकी लिमिटेशन देखो आप, ठीक है। लिमिटेशन इसकी ये है, लिमिटेशन का मतलब होता है बेटा कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ना इसके साथ। हाँ, लिमिटेशन ऑफ सोप बेटा, ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं दे पाता। हार्ड वाटर क्या होता है? देखो जब आप सोप को यूज करते हो तो बेटा वहां पे क्या बनते हैं? बबल्स बन जाते हैं ना, क्लाउडी सा अपीयरेंस आ जाता है। वो क्लाउडी अपीयरेंस के साथ है बेटा, मतलब हम ये देखते हैं कि उसमें कुछ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब लाइट स्कैटर कर जाती है वहां पे, ठीक है। तो बेटा इसकी वजह से वो क्लाउडीनेस आती है, ठीक है। बट जब ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन देता है, सोप विद हार्ड वाटर, तो बेटा हम ये चीज नोटिस करते हैं कि स्कम बना लेता है। स्कम क्या होता है? मान लो ये आपका एक बीकर ले लिया आपने इस बीक में सोप डाल दिया, मतलब पानी लिया, वाटर लिया। अब वाटर कैसा है बेटा? ये हार्ड है, मान लीजिए हार्ड वाटर है। तो हम ये देखते हैं बेटा इसके ऊपर ना एक पतली सी ना ऐसे परत बन जाती है, ऐसे परत, इसको बोलते हैं बेटा स्कम। क्या बोलते हैं इसको? स्कम। से काफी डर्टीनेस सी मतलब आपको फील होती है, स्कम बन जाती है, ठीक है। तो बेटा ये इनसॉल्युबल है। ये क्या है? ये इनसॉल्युबल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है बेटा? ये इनसॉल्युबल फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए सोप को अब हम कपड़ों में तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? मैम एक चीज तो बताइए कि हार्ड वाटर के साथ कौन रिएक्शन देगा? कोई तो होना चाहिए ना जो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन दे बेटा। इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है हमारे डिटर्जेंट्स। तो अब हम देखते हैं डिटर्जेंट्स क्या होंगे। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आई होप बच्चा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक चीज आप सोच रहे होंगे कि मैम ये हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या होता है? बेटा देखो डिफरेंस ये होता है कि हार्ड वाटर में ना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। कैसा होता है बेटा? ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। बस ये डिफरेंस होता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के अंदर, ठीक है, कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिटर्जेंट के बारे में, ठीक है। तो डिटर्जेंट क्या है बेटा? डिटर्जेंट, तो हमें डिटर्जेंट जैसे हमने देखा वो सोप क्या था? सोप था कि अब हम लोग आते हैं डिटर्जेंट पर, ठीक है। तो डिटर्जेंट में क्या होता है बेटा? हम लोग डिटर्जेंट में क्या देखते हैं? हमने सोप के अंदर क्या देखा था? हमने सोप के अंदर देखा था कि उसमें किसके आयंस प्रेजेंट थे, वो किसकी लॉन्ग चेन थी बेटा? सोडियम और पोटेशियम की। ये किसके होते हैं बेटा? ये अमोनियम और सल्फेट के। किसके बेटा? अमोनियम और सल्फोनेटेड long chains of carboxylic
एसिड होते हैं बेटा ये, ठीक है। चलिए फिर बेटा हम ये देखते हैं कि डिटर्जेंट कभी भी स्कम नहीं करते, डू नॉट फॉर्म स्कम, ये स्कम नहीं बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि भैया चलो मैम स्कम नहीं बनाते, मतलब कि हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन इजीली दे जाते हैं, डू नॉट फॉर्म स्कम विद हार्ड वाटर। तो इट मीन्स कि बेटा हार्ड डिटर्जेंट्स आप हम लोग ज्यादा वाइडली यूज करते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं डिटर्जेंट्स के आजकल सोप्स भी आने लगे हैं, ठीक है। तो इसलिए डिटर्जेंट वाइडली यूज होता है सबके घरों में, ठीक है, क्योंकि ये स्कम नहीं बनाता, ठीक है। तो अब अगर मैं डिफरेंस देखूं सोप और डिटर्जेंट के अंदर, तो बेटा सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या आएगा, पहली बात तो ये आएगा कि ये अमोनियम और सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन है कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। फिर ये कैसी है बेटा, अमोनियम और सल्फोनेटेड है, अमोनियम और सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बेटा हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इसका डिफरेंस आ गया और तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि ये जो है बेटा ये स्कम फॉर्मेशन कर देता है, डू नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर। अगर ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, या डू नॉट भी लिखते हैं, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, एक काम करिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए वो बच्चा, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे, हम डिफरेंस देख रहे थे सोप और डिटर्जेंट का, हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ये सोप की बात है और ये डिटर्जेंट की, पहला पॉइंट आप वहां से नोट कर लीजिएगा। तो हम ये देखते हैं अगर ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद हार्ड वाटर, जब ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं स्कम, और ये स्कम कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। और जब भी ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद हार्ड वाटर, तो हम ये चीज नोटिस करते हैं बेटा कि ये क्या बनाते हैं, ये स्कम नहीं बनाते, डू नॉट प्रोड्यूस स्कम। ये वाला पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाला पॉइंट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर दूसरी बात बेटा, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होंगे, ये भी बेटा ये मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब ये नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंचाते, ठीक है। नेचर को तो हम ये भी नहीं पहुंचाते हैं, बट कुछ नहीं पहुंचाते, कुछ पहुंचाते हैं, ठीक है। ये दोनों होते हैं, बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आई होप आपको चीज समझ में आई हो। फिर इसके अंदर बेटा जो आयोनिक पार्ट है, इसका जो आयोनिक पार्ट है बेटा वो है COONA, और इसका आयोनिक पार्ट है बेटा वो है बेटा SO3Na या फिर SO4Na, ठीक है। ये इसके आयोनिक पार्ट है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारा कार्बन एंड कंपाउंड का सेकंड पार्ट होता है खत्म। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आएगा एंड आप ऐसी मेहनत करते रहिए, मैं पूरा अपना इनपुट देने की कोशिश करूंगी एंड थैंक यू सो मच।